बेटा अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम रात का खाना हमारे साथ ही खाकर जाना। नलिनी ने मुस्कुराते हुए प्यार से नमन की तरफ देखकर कहा। पायल ने भी उम्मीद भरी नजरों से नमन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ नमन, तुमने हमारे रहने के लिए इस घर का अरेंजमेंट किया है। एटलीस्ट इसी खुशी में आज तुम हमारे साथ डिनर करके जाओ ना प्लीज। हमारे इस नए घर में हम आज पहली बार साथ में सेलिब्रेट भी कर लेंगे। लेकिन नमन ने तुरंत उठते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे अभी निकलना होगा। इसके बाद वो एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका और तेजी से चलते हुए वहां से बाहर निकल गया। अरे नमन बेटा रुको तो। नलिनी ने तेजी से उसके पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन पायल ने तुरंत उसे रोक लिया। मॉम, नमन ने कहा ना उसे कुछ जरूरी काम है, वो फिर कभी हमारे साथ यहाँ डिनर कर लेगा, अभी उसे जाने दीजिए। नलिनी उसकी बात से कन्विंस तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद वापस पायल की तरफ पलटते हुए उसने कहा, देखा, मुझे पता था कि मेरी बच्ची की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। आखिर में जब सबने हमसे अपना मुंह मोड़ लिया तब नमन ने ही हमें सहारा दिया। अच्छा हुआ जो उसने हमारे लिए ये घर ले लिया। मैं तो तंग आ गई थी होटल में रहकर और वहां का बोरिंग खाना खा खाकर। ये सुनकर पायल के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई थी। उसने नलिनी की तरफ देखकर जवाब दिया, सही कहा आपने मॉम, लेकिन बेटा उसने तुझे यहाँ क्यों रखा है, वो भी इस छोटे से घर में। तुम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, आखिर वो तुमसे शादी करेगा। आखिर कब वो तुमसे शादी करेगा? और फिर अब तो तू उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। जितनी देर तुम दोनों शादी करने में लगाओगे उतना ही लोगों को तुम्हारे बारे में बातें बनाने का मौका मिलेगा, और फिर तुम्हारे कार्यों का क्या होगा? नलिनी ने एकदम से परेशान होते हुए कहा। पायल ने भले ही नमन की हमदर्दी हासिल कर ली थी, लेकिन उसे अब भी वो नहीं मिला था जो वो चाहती थी। उस पर नलिनी का उतावलापन देखकर वो और भी ज्यादा इरिटेट हो रही थी। उसने अंदर की तरफ जाते हुए जवाब दिया, मॉम, अभी आपने कहा था ना कि आप होटल में रहकर और वहां का बोरिंग खाना खाकर थक गई हैं। अब फाइनली नमन ने हमें यहाँ रहने के लिए घर दिला दिया है। जितना मिला है उसमें खुश रहने की कोशिश करने की बजाय आप कंप्लेन कर रही हैं। क्या आप चाहती है कि हमें फिर से उसी गंदे सस्ते होटल में जाकर रहना पड़े? पायल का गुस्सा देखकर नलिनी थोड़ा घबरा गई थी। अब उसके अलावा नलिनी का और था ही कौन? जैसे भी उसे रहना था अब उसी के साथ रहना था। सो उसने झट से पायल का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं क्यों वापस होटल जाऊंगी? मैं तो अपनी बेटी के साथ यहीं रहूंगी, वरना तेरा ख्याल कौन रखेगा? अभी तो मां नहीं बनी है ना, इसलिए तुझे मेरी बातें और मेरी फिक्र समझ में नहीं आती है। जब तेरा ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा ना, तब शायद तुझे समझ में आएगा कि अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर मां को कितनी तकलीफ होती है। तो चाहे मुझे कितनी भी बातें क्यों ना सुना ली, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाने वाली हूं। कहते कहते नलिनी की आंखों में आंसू आ गए थे। पायल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। नलिनी तब तक पायल के लिए एक ग्लास गर्म पानी ले आई। पानी का ग्लास उसके हाथों में देते हुए वो बोली, पायल बेटा, अब तुझे जल्दी से जल्दी शादी के बारे में सोचना चाहिए। और अब तो तेरी जैसी हालत है ना, शायद हमें ये शादी भी एकदम जल्दबाजी में करनी पड़ेगी। अगर तेरी शादी से पहले ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो आखिर किस किस को तू जवाब देती फिरेगी? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। कौन शादी करेगा तुझसे फिर? नहीं, मैं अपनी बच्ची के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकती। तू बस जल्दी से नमन से शादी कर ले बेटा। पायल ने परेशान होकर अपना ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, मॉम प्लीज, अब आप फिर से वही सब शुरू मत करो। मैं बाद में इस बारे में नमन से बात करूंगी, एटलीस्ट उसे थोड़ा वक्त तो दीजिए। अरे वक्त? नलिनी ने थोड़ी गुस्से से उसे देखते हुए कहा, अरे वक्त ही तो नहीं है अब हमारे पास। नमन के पास होगा बहुत वक्त, लेकिन हमारे पास अब इतना सा भी वक्त नहीं है। जितना तू देर करती जाएगी ना उतनी तेरी मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी बेटा। अपनी ही शादी में बड़े हुए पेट के साथ कैसे दिखेगी तू? पायल अब तक बुरी तरह उकता चुकी थी। फिलहाल उसका इस बारे में कोई भी डिस्कशन करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ठीक है मॉम, लेकिन मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी। आप प्लीज मेरे लिए कुछ खाने के लिए आएंगे, मुझे भूख लग रही है। नलिनी ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ले मैं तो भूल गई कि अब तेरे अंदर भी एक नन्ही सी जान पल रही है। उसे भी अब वक्त से खाना चाहिए। तो तू रुक, मैं भी तेरे लिए कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। कहते हुए नलिनी किचन की तरफ बढ़ गई। लेकिन इतने सालों में अमीरों वाली जिंदगी जीते जीते अब उसे काम करने की आदत ही कहाँ रह गई थी। किचन में जाते जाते भी उसकी कंप्लेन बंद नहीं हुई। नमन को ना बिल्कुल भी परवाह नहीं है तेरी। उसने हमारे लिए घर तो लेकर दे दिया, लेकिन यहाँ एक भी नौकर नहीं है। अरे घर के कामकाज के लिए कम से कम एक नौकर तो रख सकता था ना वो। पायल ने अब थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मॉम प्लीज, दोबारा कभी ऐसा कुछ अपनी जुबान पर मत लाइएगा, ओके? खासकर नमन के सामने तो इन सब चीजों का जिक्र गलती से भी मत कीजिएगा। डू यू अंडरस्टैंड? नलिनी ने वापस उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही है? मैं अपने लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ। अब मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत होगा तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती क्या? आखिर तू नमन के बच्चे की मां बनने वाली है। उसे तो अपना सारा प्यार तेरे ऊपर लुटा देना चाहिए था। खुद आकर तेरी देखभाल भी करनी चाहिए थी, लेकिन खुद कुछ करना तो दूर की बात है, उसने तेरे लिए एक हाउसकीपर तक खाया नहीं किया। सच कहूं तो मुझे नमन से उम्मीद नहीं थी बेटा। नलिनी ने इतना सब कुछ कह तो दिया था, लेकिन जब उसने पायल को नाराजगी से अपनी तरफ देखता पाया तो वो तुरंत चुप भी हो गई। उसने एक फेक स्माइल के साथ पायल की तरफ देखते हुए कहा, अरे मैं भी क्या ये बातें लेकर बैठ गई। तू फिक्र मत कर, नमन के सामने तो क्या, मैं आज के बाद ऐसी बातें कभी तेरे सामने भी नहीं करूंगी। अब तो खुश है ना? बस अब बहुत हो गया, तू बस जाकर आराम कर। मैं जल्दी से तेरे खाने के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ, ठीक है? इतना कहकर नलिनी तेजी से किचन के अंदर चली गई। पायल कुछ पलों तक वहीं खड़ी नलिनी को किचन में काम करते हुए देखती रही और फिर पलटकर अपने रूम की तरफ चल दी। नमन ने पायल और नलिनी के रहने का इंतजाम एक 2 बेडरूम वाले छोटे से घर में किया था। मुंबई की चौल में मिलने वाले घरों से ये बस कुछ ही बेहतर पोजीशन में था। पायल को अब तक यूरोपियन स्टाइल के खूबसूरत इंटीरियर वाले बड़े से घर में रहने की आदत हो गई थी। इस वजह से इस छोटे से घर में उसका दम घुट रहा था। लेकिन इस बारे में नमन से कोई शिकायत करने का मतलब था हाथ आई हुई चीज को भी गंवा देना। इसलिए अपने गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट को अपने दिल में दबाते हुए उसने नमन के दिलाए हुए घर की भी खूब तारीफ की थी और उसके लिए उसे थैंक यू भी बोला था। नलिनी को अभी खाना बनाने में काफी वक्त लगने वाला था, इसलिए पायल ने टीवी ऑन कर लिया। कुछ देर तक एंटरटेनमेंट न्यूज देखने के बाद उसका मूड कुछ सही हो गया। उसने अपना मोबाइल निकालकर कुछ लोगों को मैसेज भेजे और फिर जेनी का नंबर डायल कर दिया। 2-3 रिंग के बाद ही जेनी ने फोन उठा लिया। हेलो मैडम, आज इतने सवेरे सवेरे मेरे को कैसे याद किया तुम? कॉल रिसीव होते ही फोन पर जेनी की आवाज गूंजी। पायल ने कुर्सी के साथ पीठ टिकाकर आराम से बैठते हुए कहा, नमन ने मेरे और मॉम के रहने के लिए घर का इंतजाम करवा दिया है। मैं फिलहाल उस होटल से यहाँ इस घर में शिफ्ट हो गई हूँ। हो रियली? जेनी ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए पूछा। वो कल मिला था मुझसे, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी के बारे में जानकर उसे कोई खास खुशी नहीं हुई। उल्टा उसने मुझे बच्चा अबॉर्ट करने को बोला। इतना कहकर पायल के चेहरे पर एक गुस्से से भरी स्माइल आ गई थी। शायद अब उसका मन भर गया है मुझसे, इसलिए अब मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि अपनी बच्ची की भी कोई परवाह नहीं है मुझसे।
जेनी ने अपनी आवाज में अफसोस लाते हुए कहा, मैं तो तुमको पहले ही बोला था मैडम, इन मर्द लोगों की जात ना इससे ही होता है। टॉय माफिक समझता है ये लोग औरत को। देखा, तुम्हारे हाथ के साथ लेकर के छोड़ दिया ना तुमको। अरे तुम तो ट्रू लव करता था ना उससे, लेकिन क्या रिजल्ट मिला तुमको? हाँ, आज जब तुमको उसका जरूरत है तब वो तुमसे दूर भागता है। This bloody means I told you madam, never trust them. पायल को भी आज जेनी की बातें अपने जख्मों पर मरहम की जैसे लग रही थी। सही कह रही हो तुम जेनी, मेरी ही गलती है कि मैं इस आदमी का असली चेहरा नहीं देख पाई। इतने सालों तक इंडस्ट्री में इतनी गंदगी के बीच रहने के बावजूद मुझे लगता था कि मैंने जिस आदमी को अपने लिए पसंद किया है वो सबसे स्पेशल है, लेकिन मैं भूल गई थी कि इस दुनिया में सारे आदमी एक जैसी सोच वाले होते हैं। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब अपनी गलती पर पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है जेनी। भले ही नमन धोखेबाज निकला, लेकिन फिर भी अगर मुझे दोबारा अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है तो मुझे कुछ दिनों तक उसके सहारे ही जीना पड़ेगा। पायल ने कसमसाते हुए कहा, बात तो तुम ठीक करता है मैडम, अभी के सिचुएशन में सोच समझ के डिसीजन लेना मांगता है। जेनी ने उसकी बात को सपोर्ट करते हुए कहा। नमन के बर्ताव को याद कर पायल ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, कल तक तो ये आदमी मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, लेकिन आज जब मॉम ने उसे हमारे साथ डिनर के लिए रुकने को कहा तो वो उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। जेनी ने अब थोड़ा क्यूरियोसिटी दिखाते हुए पूछा, लेकिन मैडम अभी तो तुम बोला कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारा बच्चा अबॉर्ट करवाना मांगता था, फिर तुम उसका माइंड कैसे चेंज किया? उसका सवाल सुनकर पायल के चेहरे पर नफरत की लकीरें गहराने लगी थी। सोने की वजह से ही आज पायल दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई थी, लेकिन आज उसी की वजह से उसे रहने के लिए एक घर और एक बार फिर से नमन का सहारा भी मिल गया था। उसने नफरत भरी आवाज में जेनी से कहा, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन उस कमीनी सोने की वजह से ही मैं नमन का टेंशन अपनी डाइवर्ट कर पाई। कल जब मैं नमन से मिलने गई थी तो इत्तेफाक से वो लड़की भी मुझे वहां मिल गई। उसी ने नमन के सामने उसकी इंसल्ट करते हुए कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है और नमन सिर्फ उसे गलत साबित करने के लिए मेरी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो गया। रियली? जेनी ने एकदम से सरप्राइज होते हुए कहा, एक बात बोलूं मैडम, सुनकर तुमको बुरा लगेगा बट मैं 100% श्योर होकर बोल दिया, तुम्हारा ये रोमियो ना अभी तुम्हारी कजिन से लव करता है। जेनी की बात सुनते ही गुस्से से पायल की मुट्ठियां कस गई थी। अगर पायल को इस वक्त नमन से सहारे की जरूरत नहीं होती ना तो शायद कब का उसे लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल चुकी होती। उसे खुद भी ये बात अब चुभ रही थी कि आज उसे जो कुछ भी मिला था वो सब हुस्न की वजह से मिला था। जेनी भले ही पायल के साथ सिंपैथी शो कर रही थी, लेकिन उसकी बातों में पायल को सार्काज़म ज्यादा फील हो रहा था। उसने पायल पर तरस खाने वाले अंदाज में दोबारा कहा, मैडम मेरे को ना सच्ची में बहुत सैड फील होता है तुम्हारे वास्ते। पता है, अपनी कजिन के फियांसे को स्नैच करने के वास्ते तुम इतना एफर्ट लगाया, उसके पिच्चू अपना इतना साल वेस्ट किया, और उससे ट्रू लव भी किया मैडम, बट एंड में तुमको क्या मिला? वो तो अभी भी उसी को ही लाइक करता है। जेनी की बात सुनकर पायल का गुस्सा जैसे आसमान पर चला गया था, लेकिन कहते हैं ना कि अपने बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कुछ ऐसी ही हालत इस वक्त पायल की भी थी। इस वक्त उसकी सबसे बड़ी मददगार अगर कोई थी तो वो थी जेनी। बस एक वही तो थी जो उसे इंडस्ट्री में वापस अपनी जगह बनाने में हेल्प कर सकती थी। इसलिए उसके इतने सारे टॉन्ट मारने के बावजूद पायल चुपचाप अपना सारा गुस्सा पी गई। पायल ने गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम्हें तो इतनी हेल्प की है, मेरी प्रॉब्लम्स भी तुमसे छिपी हुई नहीं है, तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए जेनी? अबे मैं क्या सजेशन देगी तुमको मैडम, मेरे से ज्यादा तो तुम खुद ही समझदार है। नहीं, जेनी ने एक बार फिर से उस पर तंज कसते हुए कहा, बस जितना तुमसे हो सके ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारे पास रखने का ट्राई करो, अकेले में उसके साथ टाइम स्पेंड करो। अभी उसको वापस तुम्हारे लव में गिराना मांगता है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना तुमको। लेकिन पायल को इस वक्त जेनी की टॉन्ट से ज्यादा अपने फ्यूचर की चिंता थी, इसलिए उसने उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना और परेशान होते हुए बोली, ये इतना आसान नहीं है जेनी, मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी उसे शादी के लिए राजी करना होगा। लेकिन अब नमन का एटीट्यूड पूरी तरह चेंज हो गया है। उसने हमें रहने के लिए घर तो दिलवा दिया है, लेकिन यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं रुका। मॉम ने रिक्वेस्ट भी की थी कि वो आज डिनर करके जाए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। यार अगर उसने सचमुच हमारा साथ छोड़ दिया तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। मुझे जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करना ही होगा जेनी। जेनी ने अब सीरियस होते हुए कहा, मैडम मैंने तुमको जल्दी पैसे बनाने का सजेशन दिया तो था, पर तुमने अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया। अभी मैं क्या कर सकती है इसमें? अभी वो लोग भी कितना वेट करेगा तुम्हारा? सो अगर तुमको मनी मांगता है तो इस बारे में डिसीजन थोड़ा जल्दी लेने का है। पायल ने परेशानी से भरते हुए कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जेनी एक बार फिर से उसे सीक्रेट मूवीज में काम करने का ऑफर दे रही थी। ओके जेनी, मैं तुम्हें कोई डिसीजन लेकर जल्दी बता दूंगी, कहते हुए पायल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर चेयर पर पीठ टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। सोनी इस वक्त ट्रेन में विंडो के पास वाली सीट पर बैठी हुई थी। जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी, आसपास के घर और सारे पेड़ तेजी से पीछे भागते हुए नजर आ रहे थे। सोनी की आंखों में इस वक्त आंसू भरे हुए थे। न जाने क्यों आज ये सुपरफास्ट ट्रेन भी उसे बेहद स्लो महसूस हो रही थी। उसका बस चलता तो वो इस वक्त उड़कर सीधे सिद्धार्थ के पास पहुंच गई होती। सिद्धार्थ को कॉल करने के बाद जब उसका फोन रोहित ने उठाया तभी उसे लगा था कि शायद सिद्धार्थ किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर रोहित ने उसे जो कुछ भी बताया ना, उसे सुनकर तो सोनू को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। सिद्धार्थ कहाँ है? रोहित प्लीज मुझे बताइए। सोनल ने जब जोर देते हुए उससे पूछा तो रोहित ने मजबूरी में उसे जवाब दिया, सॉरी भाभी जी, लेकिन अभी सर आपसे बात नहीं कर पाएंगे। कुछ पल खामोश रहने के बाद उसने कहा, काफी टाइम से एक प्रॉपर्टी को परचेज करने की कोशिश कर रहे थे। उसी सिलसिले में वो कल सुबह की फ्लाइट से यहाँ आए थे। हमने वहाँ रहने वालों को मार्केट रेट से डबल पैसे ऑफर किए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ दो ऐसी फैमिलीज भी थी जो किसी कीमत पर उस प्रॉपर्टी को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। उन लोगों ने हमारी काफी इंसल्ट किया और धक्के देकर हमें वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की। इसी खींचातानी में हमारे एक एम्प्लॉय को उन्होंने काफी जोर से धक्का दे दिया और वो रोड पर गिर गए। चोट आने की वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। रोड पर तेजी से आती गाड़ी को देखकर सर ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की। उन्होंने उसे तो बचा लिया, लेकिन वो खुद भी कहते कहते रोहित की आवाज भारी हो गई थी। 3 घंटे से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन सर को अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर्स भी कुछ ठीक से बता नहीं रहे कि उन्हें कब तक होश आएगा। सारी बातें सुनने के बाद सोनल के अंदर तो जैसे कुछ सोचने समझने की ताकत ही नहीं बची थी। न जाने कितनी देर तक वो रोती रही, लेकिन ये समय रोने का नहीं था। उसने रोहित से उसका एड्रेस लिया और फिर तुरंत टिकट ऑफिस की तरफ दौड़ गई। वो इसी वक्त फ्लाइट लेकर सिद्धार्थ के पास पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत आज कुछ ज्यादा ही खराब थी। शायद अगली फ्लाइट सीधे कल सुबह 6 बजे की थी। सोनल के पास इतना वक्त नहीं था, इसलिए उसने ट्रेन से जाने का डिसीजन लिया, लेकिन इस वक्त ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही आईडी कार्ड।
सो उसने तुरंत एक टैक्सी लेकर घर का रुक किया और वहां से जरूरत का सारा सामान लेकर सीधे स्टेशन की तरफ निकल गई। इत्तेफाक से उसे उसी वक्त ट्रेन भी मिल गई। लेकिन सिद्धार्थ जहां था वहां पहुंचने में उसे कम से कम 3 घंटे का वक्त लगने वाला था और उसके लिए इस वक्त एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। सोनल जानती थी सिद्धार्थ कितना हेल्पिंग नेचर का था। खुद उसकी भी तो अनकाउंटेबल टाइम्स उसने हेल्प की थी, लेकिन एक दिन अपनी इसी हेल्पिंग नेचर की वजह से वो मौत के इतने करीब चला जाएगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। जब रोहित ने उससे कहा था कि किसी को नहीं पता सिद्धार्थ कब होश में आएगा, तो सोनल को ऐसा लगा था जैसे उसकी पूरी दुनिया किसी ने एक ही पल में उजाड़ दी हो। जितना वो इस बारे में सोच रही थी उतना ही उसका दिल बैठता जा रहा था। उन दोनों की शादी को भले ही काफी टाइम हो गया था, लेकिन सही मायने में उन दोनों ने हस्बैंड एंड वाइफ की तरह अब तक अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं की थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो सिद्धार्थ ने उसके सामने कन्फेस किया था कि वो उससे प्यार करता है। अभी तो वो उसके प्यार को ठीक से महसूस भी नहीं कर पाई थी और अब वो उससे दूर जा रहा था। किसी ख्याल से भी सोनल खुद को बेजान महसूस करने लगी थी। कुछ भी तो नहीं थी वो सिद्धार्थ के बिना। इनफैक्ट सिद्धार्थ के बिना तो वो अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। नहीं, वो उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगी। अगर सिद्धार्थ होश में नहीं भी आएगा तो भी वो अपनी सारी जिंदगी उसके साथ उसी की देखभाल करते हुए बिता देगी। रोहित ने उसे जो एड्रेस बताया था वहां तक पहुंचने में उसे रात के करीब 9 बज गए थे। स्टेशन से हॉस्पिटल तक जाने के लिए उसने एक टैक्सी ली थी। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने सिद्धार्थ के बारे में पूछा और तेजी से उसके वार्ड की तरफ बढ़ गई। रात काफी हो चुकी थी, इस वजह से इस वक्त हॉस्पिटल में काफी कम लोग नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ का वार्ड जिस कॉरिडोर में था वहां इस वक्त काफी शांति नजर आ रही थी। वार्ड के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके दिल की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। न जाने क्यों अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। न जाने कैसे वो उसका सामना कर पाएगी, ये सोचकर ही उसका दिल घबरा रहा था। हिम्मत करके वो वार्ड के दरवाजे के सामने पहुंची। अंदर डॉक्टर और कुछ नर्सेस एक बेड के सामने खड़ी थी। उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, इस वजह से सोनल को उनका चेहरा नहीं नजर आ रहा था। उनकी मौजूदगी की वजह से सोनल बेड पर मौजूद शख्स को भी नहीं देख पा रही थी। लेकिन अगर वो सही वार्ड में पहुंची थी तो नो डाउट बेड पर पड़ा पेशेंट सिद्धार्थ ही था। उसके बारे में सोचकर एक बार फिर से सोनल की आंखों में आंसू आने लगे थे। अभी वो अंदर कदम रखने ही जा रही थी कि उसने उनमें से एक डॉक्टर की आवाज सुनी और उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। उनकी फैमिली से अब तक कोई यहाँ नहीं पहुंचा। नहीं सर, अब तक तो कोई नहीं आया। नर्स ने परेशानी से एक बार बेड की तरफ देखते हुए जवाब दिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन इनकी इंटरनल इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस हैं। लगता नहीं है कि हम इन्हें बचा पाएंगे। आई होप एटलीस्ट इनकी फैमिली के आने तक ये सर्वाइव कर लें। अगर किसी तरह हम इनकी जान बचा भी लेते हैं तो भी कुछ कह नहीं सकते कि इन्हें कब तक हो जाएगा। हो सकता है अब ये सारी जिंदगी ऐसे ही बेहोशी की हालत में बेड पर गुजार दें। डॉक्टर ने हताश होते हुए कहा। नर्स ने मॉनिटर की तरफ नजर डालते हुए कहा, यस सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब तो उनकी पल्स भी धीमी होती जा रही है सर। उनकी बातें सुनने के बाद सोनल के अंदर से बची हुई हिम्मत भी जवाब दी गई थी। इतनी देर से जो आंसू रुके हुए थे वो अब एक बार फिर से उसकी आंखों से बहने लगे थे। सिद्धार्थ के बिना आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में जान ही नहीं बची हो। उसके हाथ पैर अब लड़खड़ाने लगे थे। खुद को गिरने से बचाने के लिए वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी होने पर मजबूर हो गई थी। उन डॉक्टर्स ने एक बार वहां मौजूद सारी चीजें अच्छी तरह से चेक की और बोले, हमसे जितना हो सकता था हमने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अब तो कोई मिरेकल ही नहीं बचा सकता है। आई थिंक अब हमें दूसरे वार्ड में जाना चाहिए। इतना कहकर वो सब बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन तभी वहां एक तेज आवाज गूंजी, कोई कहीं नहीं जाएगा। सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा, जहां इस वक्त सोनल खड़ी गुस्से में उन सबको देख रही थी। सोनल देखने में तो बहुत दुबली पतली और कमजोर सी नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त न जाने कहां से उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी। उसने गुस्से में अपने सामने खड़े 2 डॉक्टर्स को धक्का देते हुए उन्हें अंदर की तरफ धकेल दिया। वो दोनों लड़खड़ाते हुए कुछ दूर जाकर रुक गए। आप लोग खुद को डॉक्टर कहते हैं, कैसे डॉक्टर हैं आप? जब आपके पेशेंट को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब आप ऐसे हाथ मानकर उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। सोनल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, देखिए मैडम, हम जानते हैं आप परेशान हैं। उनमें से एक मेडिकल स्टाफ ने उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन सोनल की तेज आवाज के सामने उसकी आवाज बिल्कुल ही बंद हो गई। नहीं, कुछ नहीं जानते हो तुम, कुछ भी नहीं। गुस्से के कारण सोनल का पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसकी सांसें एकदम तेज तेज चलने लगी थी। उसने एक बार बेड की तरफ नजर डाली जहां सिद्धार्थ व्हाइट बेडशीट से पूरी तरह कवर लेटा हुआ था। उसके पूरे चेहरे और सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसकी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि उसका कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ होगा। आज सिद्धार्थ को अपने सामने इस हालत में देखकर सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टूटकर शीशे की तरह बिखर गया है। अब उसने गुस्से में चलती हुई नजरों से उन सारे डॉक्टर्स की तरफ देखा। क्या कह रहे थे आप सब? इनकी इंटरनल इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस है, इन्हें कभी होश नहीं आएगा, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहेगा। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसका इंतजार करूंगी। एक दिन वो जरूर होश में आएगा मेरे लिए। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा था कि सोनल को कैसे समझाए। उसने एक बार फिर से कोशिश की। देखिए मैडम, हमने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन सोनल तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। डॉक्टर की बात सुनकर उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, आपको डॉक्टर किसने बनाया? एक पेशेंट की जान भी नहीं बचा सकते हैं आप। मैंने कहा ना, वो सिर्फ बेहोश है। आप कुछ भी करके उसे वापस पहले की तरह ठीक कर दीजिए। इतना कहते हुए उसने मॉनिटर की तरफ देखा जहां पर हार्ट बीट शो हो रही थी। सोनल ने बिना सोचे समझे वो मॉनिटर उठाया और उसे कसकर जमीन पर दे मारा। तड़ाक की एक आवाज के साथ वो मॉनिटर जमीन से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। कमरे में मौजूद हर शख्स उसकी इस हरकत से शॉक रह गया था। ये मशीन खराब है, सिद्धार्थ को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग प्लीज कुछ कीजिए। दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर, सबसे बेस्ट मेडिकेशन उसे अवेलेबल करवाइए। चाहे जो करना हो कीजिए, लेकिन प्लीज उसे बचा लीजिए। सिद्धार्थ को बचा लीजिए प्लीज। सोनल ने अब उनके सामने रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट की। वहां मौजूद नर्स में से एक ने जब वो मॉनिटर रोते हुए देखा तो वो एकदम पैनिक होकर उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने नाराजगी से सोनल की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या कर दिया आपने? आपको पता भी है ये कितना कॉस्टली था, अब आपको इसके लिए पे करना होगा। सोनल ने एक बार उस नर्स की तरफ देखा और फिर डॉक्टर की तरफ देखती हुई बोली, मैं सारे पैसे दूंगी, जितने पैसे आपको चाहिए मैं सब देने को तैयार हूं, लेकिन बस इन्हें बचा लीजिए प्लीज। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सोनल अब खुद को और संभाल नहीं पाई। उसने सिद्धार्थ को कसकर गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। इतनी देर से उसने खुद को संभाल रखा था, लेकिन अब उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। खास के कोई उसे नींद से जगा दे, कहती कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना है।
सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, प्लीज प्लीज मत बताओ ना सिद्धार्थ, मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स की लाइन लगा दूंगी सिद्धार्थ, अगर इन लोगों से कुछ नहीं हुआ तो मैं हॉस्पिटल बदल दूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी सिद्धार्थ, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे सिद्धार्थ। सोनल ने रोते हुए उसके सीने पर अपना सिर रख दिया था। सोनल चाहे जितनी भी हिम्मत दिखा ले, लेकिन सच तो यही था कि सिद्धार्थ को खोने का डर उसके ऊपर हावी हो गया था। डर के कारण उसकी आवाज और उसकी पूरी बॉडी तक कांप रही थी। डॉक्टर्स ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए मैडम, हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते हैं, आप चाहे किसी भी डॉक्टर को बुला लें, चाहे कितने भी हॉस्पिटल्स क्यों ना बदल लें, हर जगह आपको यही जवाब मिलेगा। डॉक्टर की बात सुनकर सोनल गुस्से से भरकर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, ये बास्टर्ड छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। सोनल बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की थी। उसने शायद ही कभी किसी से मुझे आवाज में भी बात की होगी, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार सोनल ने ऐसे किसी से बदतमीजी से बात की थी। डॉक्टर से भी अब उसका ये रवैया और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने भी गुस्से में भरकर उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज, मैं आपसे शराफत से बात कर रहा हूं और आप हैं कि कब से हमारे साथ बदतमीजी किए जा रही हैं। सोनल को जैसे उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। एक बार फिर से रोते हुए वो सिद्धार्थ के सीने से जा लगी। सिद्धार्थ, अगर आज तुम अपनी नींद से नहीं जागे ना, तो मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ यही रहूंगी हमेशा के लिए। सब लोग तुम्हारी बात मानते हैं ना सिद्धार्थ, जो तुम कहते हो हमेशा वही होता है। प्लीज सिद्धार्थ, एक बार उठ जाओ, कह दो इनसे कि बस कैसे भी करके तुम्हें ठीक कर दे। देखो ना, मेरी बात तो ये सुन नहीं रहे सिद्धार्थ। उसके बाद वो वहां खड़े उन डॉक्टर्स की तरफ मुड़ी जो कंफ्यूजन में उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वो पूरी तरह से पागल हो गई हो। आपको पता है डॉक्टर, इसने अभी कुछ ही दिन पहले मुझे बताया था कि ये मुझसे कितना प्यार करता है। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अभी तो मैंने इसे बताया भी नहीं कि मैं इससे कितना प्यार करते हो, और ये मुझे छोड़कर जाना चाहता है। सिद्धार्थ के अलावा मेरा है ही कौन? अगर ये भी मुझे छोड़कर चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आपको पता है इसने मेरे लिए पियानो भी खरीदा था, अभी तो मुझे उसके साथ पियानो भी प्ले करना। हम तो कब से चाहती है हमारे छोटे छोटे बच्चे हो। कहते हुए रोते हुए भी सोनल को हंसी आ गई थी। ऐसे कैसे बीच रास्ते में छोड़कर जा सकता है ये मुझे? इसने खुद मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये अपनी पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाएगा। इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताएगा, हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। सिद्धार्थ अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता है डॉक्टर। प्लीज इसे ठीक कर दीजिए ना डॉक्टर, प्लीज इसे ठीक कर दीजिए, सिद्धार्थ को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने एक बार परेशानी से सोनल की तरफ देखा और फिर बेड की तरफ नजर डालते हुए बोला, मैडम, हम लोग कब से आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सोनल ने पूरी तरह भड़कते हुए कहा, मैं आप सबको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अगर सिद्धार्थ को कुछ भी हुआ ना तो मैं आप सबको भी नहीं छोड़ूंगी। ये हॉस्पिटल में बंद करवा दूंगी और आप सबके ऊपर मैं केस करूंगी। सिद्धार्थ के मर्डर का केस करूंगी मैं आप सबके ऊपर। सारी जिंदगी आप सबको जेल में सड़ने पर मजबूर कर दूंगी ना। सोनल ने गुस्से में सब पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे लगा शायद यहाँ मौजूद डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ अब उसे यहाँ से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी सिद्धार्थ से दूर जाने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए सबको खुद से दूर कर दिया। जिसने भी उसके करीब आने या सिद्धार्थ से उसे अलग करने की कोशिश की ना, सोनल ने उसे बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच पागल हो गई है। डर से अब कोई भी उसके पास जाने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार सोनल को महसूस हुआ किसी ने कसकर उसके शोल्डर से उसे पकड़ते हुए और कोई भी हरकत करने से रोक दिया है। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छूट नहीं पाई। लेकिन इसके बाद जो आवाज उसे सुनाई थी, उसे सुनकर वो हिलना तक भूल गई थी। स्टॉप इट सोनल, इट्स मी, जस्ट काम डाउन। सोनल ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा। हाँ, वो कोई सपना नहीं देख रही थी, सचमुच उसके सामने सिद्धार्थ खड़ा था। तो फिर बेड पर कौन है? सोनल की समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसने कंफ्यूज होते हुए बेड की तरफ देखा। वहां भी वो पेशेंट वैसे ही अनकॉन्शियस हालत में पड़ा था। ये कौन है? ये कौन है? उसने घबराहट में बेड की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अरे मैडम, हम आपको कब से यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिसे आप सिद्धार्थ समझ रही हैं वो एक्चुअली एक ओल्ड लेडी है। 2 दिन पहले सीढ़ियों से गिरने की वजह से इन्हें बहुत तेज चोट आई है, खासकर इनके सिर में चोट आई है कि अब शायद इनका होश में आना भी मुश्किल है। लेकिन आप तो इन्हें अपना हस्बैंड समझकर कब से हमें ब्लेम किए जा रही हैं। डॉक्टर ने परेशानी से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। और सर, हमारा मॉनिटर भी तो तोड़ दिया इन्होंने, नर्स ने शिकायत करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। आपका जो भी नुकसान हुआ है वो मैं पे करूंगा, डोंट वरी। फाइनली सारी सिचुएशन समझने के बाद सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ वहां से दूसरे वार्ड की तरफ चले गए। सिद्धार्थ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिद्धार्थ इस वक्त एक वीआईपी वार्ड में सोफे पर बैठा हुआ था। उसके ठीक सामने सोनल बैठी हुई थी। शोना, माय बेबी, प्लीज रोना बंद कर दो। शोना, नो। सिद्धार्थ ने परेशानी से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। पिछले 1 घंटे से वो सोनल को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चुप होना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा हर बार उसका रोना और तेज होता जा रहा था। सिद्धार्थ ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, जितना उससे हो सकता था उसने सोनल को कंफर्टेबल कराने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे अपनी सारी जिंदगी की दुख तकलीफों को आज एक ही साथ आंसुओं के रूप में बहा देना चाहती थी। अब सिद्धार्थ के सिर में तेज दर्द होने लगा था। उसने एक हाथ से अपना सिर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से सोनल को कंफर्टेबल करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोनल ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया और जोर जोर से रोती जा रही थी। यार, इतना क्यों रो रहे हो तुम? मैं एकदम सही सलामत तुम्हारे सामने बैठा तो हूं सोना। क्या चाहती हो तुम? मैं ऐसे ही सिर दर्द से मर जाऊं? बोलो। सिद्धार्थ ने अब इरिटेट होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सोनल एकदम अंदर तक कांप गई थी। कुछ पलों तक वो चुपचाप सिद्धार्थ की तरफ देखती रही, मगर फिर अचानक वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपाते हुए पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लग गई। सोनल प्लीज, अब चुप हो जाओ ना यार। सिद्धार्थ का खुद भी रोने का मन हो रहा था। उसी समय वार्ड का दरवाजा खुला और रोहित ने अंदर कदम रखा।
लेकिन जैसे ही उसने अंदर उन दोनों को एक साथ बैठे देखा तो वो पीछे मुड़ गया। मैं बाद में आता हूँ सर, कहते हुए वो बाहर जाने लगा। लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, वेट, आई एम बैक, आई नीड टू टॉक टू यू। सिद्धार्थ के बुलाने से वो थोड़ा चौंक जरूर गया था, लेकिन फिर भी बिना कोई सवाल किए वो चुपचाप आकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में इस वक्त खाने का पैकेट था जो वो सिद्धार्थ के लिए बाहर से लेकर आया था। उसने वो सारा खाना वहीं टेबल पर रख दिया और फिर सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। क्या कहा है तुमने इसे? सिद्धार्थ ने अब लगभग डांटने वाले अंदाज में रोहित से पूछा। उसकी जानकारी में उसने तो सुनील से यहाँ जो कुछ भी हुआ था उस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ऐसे में बस एक रोहित ही था जिसके जरिए सुनील को ये सब पता लग सकता था। न जाने ऐसा भी क्या कह दिया था रोहित ने उससे कि उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। रोहित ने एक बार सुनील की तरफ देखा जो अब तक दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाए पहले की तरह रोए जा रही थी। दोपहर के बाद से उसने एक बार भी सुनील से बात नहीं की थी। सो उसे वही याद आया जो उसने सुनील से फोन पर कहा था। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी इनसे, बस इनको आपके एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन दी थी सर, ताकि ये आपके घर ना लौटने से परेशान ना हो। सुनील ने जब रोहित की बात सुनी तो गुस्से में अपना चेहरा ऊपर उठाकर रोहित की तरफ देखा। क्या कहा आपने? रोहित ने जब उसकी आंसुओं से भरी लाल आंखें देखी तो वो एकदम शॉक्ड रह गया। उसने घबराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और नाम अपने सर हिलाते हुए बोला, सर मुझे नहीं पता भाभी जी को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सुनील ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपने मुझसे कहा कि सिद्धार्थ की कंडीशन बहुत खराब है। इतनी देर से रोने की वजह से वो ठीक से अपनी बात कह भी नहीं पा रही थी। बोलते वक्त लगातार उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। सिद्धार्थ उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए उसकी पीठ थपथपाते हुए अब भी उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। उसने भी नाराजगी से रोहित की तरफ देखा। आखिर उसकी वजह से सुनील ने रो रो कर अपना इतना बुरा हाल जो कर लिया था। रोहित ने अब घबराहट में अपने बालों में हाथ फेरते हुए जवाब दिया, भाभी जी मैंने आपसे कुछ गलत नहीं कहा था। आप खुद देखिए ना सर के सिर पर कितनी चोट आई है, पूरे 5 स्टिचेस लगे हैं इन्हें। मैंने आपको बस वही तो बताया था भाभी जी। अब इसमें बेचारे रोहित की भी क्या गलती थी? सिद्धार्थ के फेस पर एक पिंपल भी आ जाता था ना तो वो डिप्रेस होकर पूरा आसमान अपने सिर पर उठा लेता था। लास्ट टाइम सोनल के साथ सीढ़ियों से गिरने के दौरान जब उसके लिप्स क्रैक हो गए थे तो सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसने मिस्टर रॉय के साथ अपनी मीटिंग पोस्टपोन करने का डिसीजन ले लिया था। इस बार तो उसके पूरे सिर में इतनी बुरी तरह से चोट आई थी, उसका पूरा सिर इस वक्त बैंडेज से कवर था। ऐसे में उसकी नजर में ये तो क्रिटिकल कंडीशन ही थी ना। आपने मुझसे कहा कि सिद्धार्थ को 3 घंटे से होश तक नहीं आया है। सोनल ने सुबकते हुए शिकायत भरी आवाज में कहा। रोहित ने अब एम्बैरेस्ड होते हुए जवाब दिया, अच्छा वो एक्चुअली सर के सिर पर स्टिचेस लगने के लिए डॉक्टर ने उन्हें एनेस्थीसिया दिया था मैम। आई मीन भाभी जी जब आपने कॉल किया था तब सब बेहोश ही थे। लेकिन आपने मुझसे कहा था डॉक्टर को भी नहीं पता कि सिद्धार्थ को कब हो जाएगा। मुझे लगा वो अब कभी होश में नहीं आएगा। आपने ऐसा क्यों कहा मुझसे? सोनल ने एक बार फिर से रोते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अब रोहित की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। सोनल ने उसकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया था। साफ दिख रहा था वो दोपहर से ही रो रही थी। अब अगर इस वजह से उसकी तबीयत जरा सी भी खराब हुई ना तो सिद्धार्थ का सारा गुस्सा एक बार फिर से उसी के ऊपर निकलेगा। पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी कोई भी कांड होना उसका खामियाजा हर बार बेचारे रोहित को ही भुगतना पड़ता था। उसने एक बार डरते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा जो अभी भी खा जाने वाली नजरों से उसे देख रहा था। उसने एकदम से तड़पते हुए जवाब दिया, भाभी जी आपने सचमुच मेरी बातों को गलत समझ लिया। एक्चुअली मैंने उस वक्त डॉक्टर से पूछा था कि सर को कब तक होश आ जाएगा और डॉक्टर ने मुझसे यही कहा कि एनेस्थीसिया का असर हर किसी पर अलग अलग होता है, इसलिए उन्हें भी नहीं पता था कि सर कब तक होश में आएंगे। बस इतनी सी बात थी भाभी जी। सुनल तो उसे और भी पता नहीं क्या क्या कहना चाहती थी, लेकिन उसकी बात सुनकर एक बार फिर से उसे वो सब याद आ गया जो उसने यहाँ हॉस्पिटल आने के दौरान महसूस किया था। हालांकि अब सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक हालत में उसके सामने बैठा हुआ था, लेकिन सिद्धार्थ को खोने के एहसास भर से ही ना उसका दिल बैठने लगा था। एक बार फिर से वो रोने लगी। घबराहट के कारण अब रोहित का गला सूखने लगा था। उसने सोनल को समझाने की कोशिश की, भाभी जी मैं ऑलराइट, सब मेरी गलती है भाभी जी, मुझे आपको सब कुछ उसी वक्त क्लियर कर देना चाहिए था। अरे मेरी वजह से आपको इतना परेशान होना पड़ा। आई एम रियली सॉरी भाभी जी। अब ऐसी सिचुएशन में उसे माफी मांगना ही सबसे बेहतर ऑप्शन लग रहा था। सोनल का दिल वैसे तो बहुत बड़ा था, बहुत इजीली वो सबको माफ भी कर देती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से वैसे ही वो कुछ ज्यादा ही परेशान थी। पहले तो ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो इतना परेशान थी और अब ऊपर से ये रोहित की आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन। नहीं, इतना आसान नहीं था उसके लिए रोहित को माफ करना। उसने जो कुछ भी फोन पर बताया था उसके बाद सोनल को ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसकी बॉडी में से उसकी जान ही निकाल ली हो। सिद्धार्थ को खोने का डर अब तक उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। सॉरी नॉट एक्सेप्टेड। सोनल ने एक बार फिर से गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहा, आपने मुझसे ये क्यों बोला था कि सिद्धार्थ उस वार्ड में है? मुझे लगा वो वहां बेड पर। कहते कहते सोनल की आवाज लड़खड़ा गई। वहां वार्ड में जाकर उसने जो तमाशा खड़ा किया था ना उसके बाद उसके यहाँ हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वार्ड में जाने के बाद उसने कंफर्म करने तक की कोशिश नहीं की थी और बेड पर पड़े पेशेंट को ही सिद्धार्थ समझ लिया था। और तो और वो उस वक्त इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि बार बार उसे पकड़ने के बावजूद सोनल को ये एहसास भी नहीं हुआ था कि इतनी देर से जिसे वो सिद्धार्थ समझ रही है वो एक्चुअली एक औरत थी। और तो और उसने सबके सामने उस औरत के लिए अपने प्यार का इजहार तक कर डाला, और ये भी कि वो उसके बच्चे की मां बनना चाहती है। इस बारे में सोच सोच कर ही सोनल एम्बैरेसमेंट से मारी जा रही थी। और ये सब हुआ था रोहित की उस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से। रोहित अब एकदम से रोने वाली पोजीशन में आ गया था। उसने एक बार हेल्प के लिए सिद्धार्थ की तरफ देखा, लेकिन सिद्धार्थ ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए अपनी नजरें फेर ली। उसका मतलब साफ था, तुम्ही ने रायता फैलाया है, अब तुम ही साफ करो। रोहित ने एक गहरी सांस लेते हुए सोनल की तरफ देखा और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए कहा, एक्चुअली उस वक्त सर को अर्जेंटली ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लाया गया था, इसलिए वो उसी वार्ड में थे भाभी जी। तभी आपसे मेरी कॉल पर बात हुई थी, लेकिन सर को ऐसी ऑर्डिनरी वार्ड में रहने की आदत नहीं है ना, सो बाद में हमने उनका वार्ड चेंज करवा दिया था। बाद में यहाँ की चीजों में मैं इतना बिजी हो गया था ना भाभी जी कि मुझे इस बारे में आपको बताने का मौका ही तक नहीं मिला। प्लीज भाभी जी इस बार माफ कर दीजिए ना, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, आई स्वेयर। रोहित फिलहाल भीख मांगने वाले अंदाज में उससे माफी मांग रहा था, लेकिन सोनल इस वक्त इतने गुस्से में थी कि उसने उसकी तरफ से अपनी नजरें फेर ली। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा भरते हुए प्यार से उसकी तरफ देखकर कहा, सुना, अब तो तुम्हें पता चल गया ना, ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, प्लीज अब तो चुप हो जाओ। रोहित भी बेचैनी से वहां खड़ा सोनल की तरफ देख रहा था।
उसे तो इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी का फैसला अब सोनल के हाथों में ही है। सोनल ने अब तक रोना बंद कर दिया था। सिद्धार्थ ने उसके आंसू पूछते हुए कहा, मुझे नहीं पता था ये स्टूपिड तुमसे ऐसा कुछ कह देगा। प्लीज अब गुस्सा थूक दो। वैसे अगर तुम अब भी इसे नाराज हो तो मैं भी सोच रहा हूँ इस बार इसे इसकी गलती की सजा दे ही दूं। तुम कहो तो मैं इसे अफ्रीका भेज दूं हमेशा के लिए, वहां से कभी वापस नहीं आ पाएगा। रोहित ने जब ये सुना उसकी तो हालत एकदम से खराब हो गई। सॉरी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बिना मैं वहां अफ्रीका में क्या करूंगा? मैं आपके बिना नहीं रह सकता सर, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। भाभी जी प्लीज आप समझाइए ना सर को प्लीज। रोहित ने सोनल की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हुए कहा। सोनल को चुप देखकर सिद्धार्थ ने फिर कहा, शट अप रोहित, वरना इसके साथ मैं 1 साल के लिए तुम्हारी सैलरी भी रोक दूंगा। अब तो रोहित की ऐसी हालत हो गई थी कि उसका मन हो रहा था वो खुद भी वहीं बैठकर रोना शुरू कर दे। आजकल तो हर दूसरे महीने किसी न किसी गलती को लेकर सिद्धार्थ उसकी सैलरी ही रिजेक्ट कर देता था। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि कपूर इंडस्ट्रीज के सबसे हाईली पेड एम्प्लॉयज में से एक होने के बावजूद शायद उसे ही सबसे कम सैलरी मिलती थी। सिद्धार्थ ने प्यार से सोनल की तरफ देखते हुए कहा, सोनल, पूरी बातों के बारे में क्यों सोचना है? मैं सही सलामत तुम्हारे सामने तो हूं ना? क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं होनी चाहिए? बोलो। अब फाइनली सोनल के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर सिद्धार्थ के सीने से टिका दिया। ये देखकर फाइनली सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी वाली राहत इस वक्त रोहित फील कर रहा था। अगर आज सोनल का मूड ठीक नहीं होता ना तो डेफिनेटली सिद्धार्थ उसे अफ्रीका भेज देता। उसने अपने कान पकड़ते हुए एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा और सिद्धार्थ ने बिना कुछ बोले उसे बस बाहर जाने का इशारा कर दिया। रोहित तुरंत वहां से बाहर निकल गया और जाते जाते उसने डोर भी अच्छे से क्लोज कर दिया ताकि सिद्धार्थ को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। रोहित के बाहर जाते ही सोनल ने अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसके पूरे सिर पर बैंडेज लगी हुई थी, उसके बाएं कान के पास और कपड़ों पर भी खून के धब्बे नजर आ रहे थे। उसे ऐसे देखकर सोनल के चेहरे पर भी दर्द नजर आने लगा था। उसने धीरे से सिद्धार्थ के चेहरे को टच करते हुए कहा, इतनी चोट लगी है तुम्हें? तुम कह रहे हो कि तुम सही सलामत मेरे सामने खड़े हो? हाँ, ये सही था कि अगर लुक्स की बात आए तो सिद्धार्थ के लिए इससे ज्यादा वर्स और कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन जिस तरीके का एक्सीडेंट उसकी आंखों के आगे होते होते बच गया ना, अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए तो वो बहुत लकी था जो उसे केवल इतनी सी चोट आई थी। छोटी सी चोट है सोना, कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए जवाब दिया। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सोनल ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। सिद्धार्थ उसके ऐसा करने से एकदम से शॉक रह गया था। मैं बहुत डरी थी सिद्धार्थ, प्लीज कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। सिद्धार्थ कुछ पलों तक तो हैरानी से सोनल की तरफ देखता रहा, फिर उसके होंठों पर एक स्माइल आ गई। उसने भी अपने हाथ सोनल की पीठ से लगाते हुए उसे वापस गले से लगा लिया। सिद्धार्थ को जब ट्रीटमेंट के लिए इस हॉस्पिटल में लाया गया था ना, तब उसे किसी और वार्ड में रखा गया था। ट्रीटमेंट के बाद उसने अपना वार्ड चेंज कर लिया था और इस वीआईपी वार्ड में शिफ्ट हो गया था। रोहित शायद मेडिसिन लेने के लिए बाहर गया हुआ था जब सिद्धार्थ को याद आया कि वो अपना कुछ सामान पहले वाले वार्ड में गलती से छोड़ाया है। सो वो वापस उसी फ्लोर की तरफ चला गया। जैसे ही उसने लिफ्ट के बाहर कदम रखा, उसे किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज उसी वार्ड से आ रही थी। चौंकते हुए उसने अपने कदम तेजी से उस वार्ड की तरफ बढ़ा दिए। जैसे जैसे वो वार्ड के करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे आवाज और तेज होती जा रही थी। न जाने क्यों उसे ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसका शक यकीन में बदल गया। वो सोनल ही थी। उसकी आंखों से इस वक्त लगातार आंसू बह रहे थे और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रही है। बेड पर पड़े पेशेंट को सिद्धार्थ समझकर वो लगातार रोई जा रही थी। यहाँ तक कि उसने डॉक्टर्स को भी धमकी दी थी कि वो उन सबको जेल पहुंचा देगी। जब सोनल का कॉल आया था तब उसका फोन रोहित के पास था। ना तो उसने सिद्धार्थ को बताया था कि उसकी सोनल से क्या बात हुई और न ही कि वो यहाँ आने वाली है। इसलिए सोनल को यहाँ देखकर उसे हैरानी के साथ साथ खुशी भी हो रही थी। बाहर दरवाजे के पास खड़ी खड़ी ही वो उसकी सारी बातें सुनता रहा। जिस वक्त उसने सिद्धार्थ के लिए अपना प्यार वहां सबके सामने जाहिर किया था, तब सिद्धार्थ के होंठों से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे पहले भी सोनल ने उसे कहा था कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है आज उसने अपनी आंखों से देख लिया था। जब वो पागलों की तरह डॉक्टर्स पर अटैक करने लगी, तब जाकर सिद्धार्थ होश में आया और तेजी से वार्ड के अंदर जाकर उसने सोनल की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर की। उसने एक बार अपनी नजरें झुकाते हुए सोनल की तरफ देखा, जो अब भी किसी छोटी बच्ची की तरह उसके सीने से लगी हुई थी। इतनी देर से रोते रोते उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। सोनल ने बिना किसी की परवाह किए सिद्धार्थ की शर्ट खींची और उसी से अपना चेहरा और नाक भी साफ करने लगी। सिद्धार्थ को अपने कपड़ों पर एक भी सिलवट बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन आज सोनल ने उसके इतने महंगे कपड़ों को टिश्यू पेपर बनाकर रख दिया था। लेकिन इसके बावजूद उसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया। इनफैक्ट उसकी इस हरकत पर उसे हंसी आ रही थी। सोनल के बालों में हाथ फेरते हुए उसने एक बार उसके फोरहेड पर किस किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया ना, डोंट वरी, अब मैं तुम्हें कभी अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा, एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक कि हमारे बच्चे नहीं हो जाते। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल एकदम से शॉक्ड हो गई थी। शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने सिद्धार्थ से अलग होने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी बाहों की पकड़ और मजबूत कर दी। उसने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता। सोनल ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उसका सिर इस वक्त सिद्धार्थ के सीने से लगा हुआ था। इस वजह से वो उसकी धड़कनों की आवाज साफ साफ महसूस कर पा रही थी। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में अगर उसके लिए कोई सबसे सेफ जगह है तो वो बस यही है। उसने भी वापस स्माइल करते हुए उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। सिद्धार्थ के चेहरे की स्माइल और भी गहरी हो गई थी। उसने प्यार से सोनल के बालों में अपने हाथ फेरते हुए कहा, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद सिद्धार्थ ने उसे खुद से अलग करते हुए पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो अब कुछ खा लो, ठीक है? सोनल ने नाम में अपना सिर हिला दिया। उसका इस वक्त कुछ भी खाने का मन नहीं था। उसने सिद्धार्थ के सिर पर लगे बैंडेज की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? उसकी आवाज में फिक्र झलक रही थी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए नाम में अपना सिर हिला दिया। हाँ, कुछ देर पहले तक उसके सिर में काफी तेज दर्द हो रहा था, लेकिन जब उसने अपने लिए सोनल का प्यार और फिक्र देखी तो उसका सारा दर्द दूर हो गया था। सोनल ने परेशानी से उसकी पूरी बॉडी की तरफ नजर डालते हुए पूछा, तुम्हें कहीं और भी चोट लगी है क्या? सिद्धार्थ ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ थोड़ी बहुत खरोंच है, बस ज्यादा कुछ नहीं। सोनल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी है, मैं दवाई लगा देती हूँ, तुमने खुद से तो लगाई नहीं होगी ना?
अरे बहुत हल्की सी चोट है सोना, तुम वरी। सिद्धार्थ ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा। सोनल समझ गई कि सिद्धार्थ उसके सामने अपनी चोट दिखाना नहीं चाहता। फिर कभी ऐसा मत करना सिद्धार्थ, मैं सच में आज बहुत डर गई थी तुम्हारे लिए। सोनल ने इमोशनल होकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अब उसका मूड ठीक करने के लिए जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहा, ओके से दैट यू लव मी एंड आई विल प्रॉमिस यू कि आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर एक बार फिर से सोनल के गालों पर लाली छा गई थी। वो अपना हाथ छुड़ाकर वहां से उठकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिद्धार्थ को और कहां चोट लगी है। कहीं ऐसा कुछ करने से उसे और भी ज्यादा चोट न लग जाए। इस डर से सोनल ने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की और बस अपना सिर झुका लिया। उसे इतना ज्यादा शर्माता देखकर ना सिद्धार्थ को हंसी आ रही थी। उसने सोनल के गाल खींचते हुए कहा, ओके पहले कुछ खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सोनल को बहुत ज्यादा भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी सिर्फ सिद्धार्थ की खुशी के लिए वो उसके साथ खाना खाने लगी। खाने के बीच वो जितनी बार सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखती थी, उसे अपने दिल में एक सुकून का एहसास होता था। सिद्धार्थ ने भी बस सुबह से ब्रेकफास्ट के अलावा और कुछ नहीं खाया था, लेकिन फिर भी शायद दवाइयों के असर की वजह से उसका भी ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। दोनों ने किसी तरह थोड़ा बहुत खाना खाया। खाने के बाद सिद्धार्थ सोनल के साथ वॉक के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन सोनल ने साफ मना कर दिया। सिद्धार्थ की चोट को देखते हुए वो उसे कहीं भी बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। सोनल अब अच्छे से बिहेव कर रही थी, लेकिन फिर भी अब तक उदास थी। ये देखकर सिद्धार्थ उसके ही साथ सोफे पर बैठ गया और उसका फेवरेट कार्टून शो टॉम एंड जेरी टीवी पर प्ले कर दिया। सोनल का मूड चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, उन दोनों की शरारतें देखकर हमेशा उसके चेहरे पर हंसी आ जाती थी। आज भी ये शो देखते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी सिद्धार्थ पर ही टिका हुआ था। सिद्धार्थ, उसने अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने टीवी पर अपनी नजरें गड़ाए हुए जवाब दिया, तुमने अब तक मुझसे प्रॉमिस नहीं किया। किस बारे में? सिद्धार्थ ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। यही कि तुम आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे, कभी भी अपनी जान खतरे में डालकर किसी और को नहीं बचाओगे, प्रॉमिस मी। सोनल ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा वो? सिद्धार्थ ने अपना गला साफ करते हुए कहा। वेल, तुमने भी अभी तक मुझे आई लव यू नहीं बोला, अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसने डिसअपॉइंटमेंट शो करते हुए जवाब दिया। उसकी बातों से सोनल जितना शाय फील कर रही थी, उतना ही इरिटेट भी हो रही थी। सिद्धार्थ हमेशा सीरियस मौके पर उससे ऐसे ही मजाक करता रहता था। क्या हुआ सोना? सिद्धार्थ ने अब एक शरारत भरी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोनल ने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली। सिद्धार्थ का ध्यान वापस टीवी की तरफ चला गया। सोनल ने भले ही हॉस्पिटल के सारे मेडिकल स्टाफ के सामने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था और उन सबके सामने सिद्धार्थ के लिए अपना लव कन्फेस भी कर लिया था, लेकिन वो भी जानता था कि सोनल इतनी आसानी से उसके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करेगी। आई लव यू सिद्धार्थ। अचानक उसके कानों में सोनल की आवाज गूंजी। सिद्धार्थ ने एकदम से सरप्राइज होते हुए उसकी तरफ देखा। उसे तो अब भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तो बस सोनल को परेशान करने के लिए उसके सामने डिमांड रखी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उससे प्रॉमिस लेने के लिए सोनल उसकी कंडीशन भी मान लेगी। आज वो सच में बहुत ज्यादा खुश था। उसने सोनल को अपनी बाहों में लेते हुए धीरे से कहा, आई लव यू टू। मगर उसका रिएक्शन देखकर सोनल को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उल्टा उसने इरिटेट होकर खुद को उससे अलग कर लिया और बोली, सिद्धार्थ मैंने तुम्हारी कंडीशन पूरी की ना, तो बस अब तुम भी मुझे प्रॉमिस करोगे, तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे। सिद्धार्थ ने उसे अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा भरते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता। ये सुनकर